गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख राज और आप देख रहे हैं एनएस एकेडमी। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एनएस एकेडमी में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी क्लास 6 की पॉलिटी थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज, जिसमें कि हम क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टरों को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सोल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो इस सीरीज के माध्यम से हम अपने आप को देखेंगे कि हमने कितना बढ़िया तरीके से चैप्टर का अध्ययन किया है, या फिर क्या कुछ हमको समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है। जो समझ में नहीं आया था वहाँ पे, तो वो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। तो दोस्तों यह सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे। यह पहला पार्ट है जिसमें कि हम चैप्टर 1 से लेकर 3 तक कवर करेंगे और उसके बाद चैप्टर 4 से लेकर 7 या 6 तक कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा उसमें ख़त्म कर दिया जाएगा पॉल साइंस की सीरीज को, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्लास 7 की पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं शुरू। तो दोस्तों जो हमारी जो टीम है यहाँ पे काम कर रही है, निशांत सर हैं जो कि हिस्ट्री को कवर करा रहे हैं, पॉलिटी आपकी कंटिन्यू चल ही रही है, ठीक है। तो और भी यदि आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से जुड़ जाइए, आप अपने बढ़िया तरीके से अपना फाउंडेशन बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम करते हैं अपनी सीरीज को स्टार्ट। तो दोस्तों चैप्टर 1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विविधता क्या है। तो जो चैप्टर था हमारा पहला वो क्या था, विविधता की समझ के बारे में था। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि विविधता क्या है। यहाँ पे ऑप्शन है अवसर या साधन के बावजूद रहने वाली भिन्नताओं को क्या विविधता कहते हैं, या फिर अवसर या साधन की कमी के कारण रहने वाली भिन्नताएं। ऑप्शन सी हो गया केवल ए और ऑप्शन डी हो गया केवल इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको चूज करना है कि कौन सा सही है इनमें से। तो दोस्तों आपके लिए 5 सेकंड है, यदि आप ज़्यादा टाइम लेना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है, वो है अवसर या साधन के बावजूद रहने वाली भिन्नताएं, उनको क्या कहा जाता है, उनको विविधता कहा जाता है, ठीक है। अब अवसर और साधन की कमी के कारण जो भिन्नताएं बनी रहती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको असमानता क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, असमानता। मैं बढ़िया तरीके से आपको बताया था वहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा था। तो अब यहाँ पे देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बी है ये भी गलत, सी है ये भी गलत और डी है ये भी गलत, क्योंकि जो अवसरों या साधन की कमी के कारण रहने वाली जो भिन्नताएं होती हैं उन भिन्नताओं को नाम दिया जाता है असमानता का। किसका दिया जाता है, असमानता का, ठीक है। तो अब जो ये पहला क्वेश्चन आपका बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है विविधता के पहलू कौन कौन से हैं। एक मिनट, दूसरा हमारा क्वेश्चन है विविधता के पहलू कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको एक चूज करना है। एक हो गया संस्कृति, धर्म, अमीरी गरीबी और भाषा। दूसरा ऑप्शन है धर्म, भाषा और संस्कृति। तीसरा है अमीरी गरीबी और चौथा है उपयुक्त सभी। अब आपको इनमें से कोई भी एक चूज करना है जो कि यहाँ पे सही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो सही है वो है धर्म, भाषा और संस्कृति। ये क्या है, ये बिल्कुल सही है, राइट है, क्योंकि धर्म, भाषा और संस्कृति विविधता के पहलू हैं। यदि हम ए वाले की बात करें तो संस्कृति जो कि विविधता का पहलू है, धर्म भी विविधता का पहलू है, भाषा भी विविधता का पहलू है, लेकिन अमीरी गरीबी विविधता का पहलू नहीं है। तो इसलिए ये जो पहला वाला है ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है फिर, अमीरी गरीबी किसका पहलू है, ये पहलू है असमानता का। किसका, असमानता का, ठीक है। तो अब आप इसको भी समझ गए, मैं बताया था वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से, मैंने वहाँ पे बताया था जब मैं चैप्टर का अध्ययन करा रहा था। अब इसके बाद आप देखिएगा जो सी वाला है अमीरी गरीबी, ये क्या है, ये विविधता का असमानता का पहलू है। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है, धर्म, भाषा और संस्कृति। तो दोस्तों जब आप इस तरीके से समझोगे, जो मैंने वहाँ पे चैप्टर में बढ़िया तरीके से इंडिकेट किया था, डिटेल के साथ मैंने बताया था, तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इनमें आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि बहुत से जिन्होंने मतलब बढ़िया तरीके से अध्ययन नहीं किया होगा चैप्टर का, वो सब भटक रहे होंगे कि यार इनमें से ये भी विविधता का पहलू है, ये भी विविधता का पहलू है, फिर इसमें क्या है।
तो जब वहाँ पे आप बढ़िया तरीके से समझा होगा ना तो आपने ये बिल्कुल सही वाला टिक किया होगा। यदि आपने बढ़िया तरीके से नहीं समझा है तो आप कंफ्यूज होंगे इसमें। तो इसीलिए मैं एक क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज लेकर आया हूं ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, इनके माध्यम से आप अपने आप को मतलब देख सकते हो कि आप कितना बढ़िया तरीके से अध्ययन कर रहे हो या कितनी कौन कौन सी कमियां आप छोड़ रहे हो अध्ययन करने में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन 3 है, भारतीय विविधता लोगों के जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। अब यहाँ पे भी हमारे लिए कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, जो पहला ऑप्शन है वो है संबंध बनाने के कारण, दूसरा है संविधान का पालन करने के कारण, तीसरा है पूर्वाग्रहों के कारण और चौथा है रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनको बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। यदि आप कुछ टाइम लेना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए विकल्प क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पे 1 मिनट में इसको थोड़ा वो कर देता हूँ। देखिए विकल्प है हमारे पास। जो पहला विकल्प है वो है ए और बी हो गया। क्या है? ए और बी हो गया। ठीक है, दूसरा है सी और डी, और तीसरा है ए बी सी और डी, और चौथा है केवल बी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो चौथा है वो केवल बी है। यहाँ पे देखिए ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको अब आप देखना। देखिए, संबंध बनाने के कारण विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है। सॉरी, ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल सही है कि भाई जब आपने वहाँ पे देखा था समीर 1 था और समीर 2 था, उनकी जो विविधता थी वो अलग अलग धर्मों के थे। ठीक है, उनकी जो शिक्षा थी वो भी अलग थी। ठीक है, उनकी संस्कृति भी अलग थी, लेकिन उन्होंने क्या बनाया, एक दूसरे से दोस्ती की, एक दूसरे से संबंध बनाया, और संबंध बनाने के कारण उन क्या हुआ, एक दूसरे में बढ़िया संबंध बैठ पाया, यानी उनके जीवन में उनके जीवन का विकास हुआ। तो ये जो पहला है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय विविधता लोगों के जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है, उसका जो पहला है वो क्या है, वो बिल्कुल सही हो। ठीक है, दूसरा क्या, संविधान का पालन करने के कारण, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भारतीय विविधता है, भारत के अंतर्गत अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग संस्कृति को अपनाने वाले लोग हैं। ठीक है, मतलब जो भारतीय विविधता है, भारतीय विविधता को देखकर भारतीय संविधान में समानता को जोड़ा गया था। ठीक है, तो जो भारतीय विविधता है, यदि हम संविधान का पालन करें तो भी हम क्या कर सकते हैं, भारतीय विविधता के द्वारा लोगों के जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। ठीक है, अब जो ये है पूर्वाग्रहों के कारण, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। पूर्वाग्रहों के कारण भेदभाव पैदा होता है और इससे विविधता समृद्ध नहीं होती बल्कि खतरे में जाती है। ठीक है, दूसरा है जो डी है वो क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण। ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि रूढ़िबद्ध धारणा जन्म देती हैं भेदभाव को, और ये विविधता को क्या कर देती है, टुकड़ों में बांट देती है, इससे खतरा पैदा होता है। तो ये जो दो है, सी और डी है, ये गलत हो जाएगा। ए और बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही वाला ऑप्शन है वो मैं अभी यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ इसको, ए और बी, यानी जो पहला वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये पहला वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये सब गलत हैं। ठीक है, तो आप आशा करता हूँ कि बढ़िया तरीके से आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब जो चौथा क्वेश्चन है हमारा वो है, लद्दाख के बारे में पहचानिए, सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। तो दोस्तों पहला है हमारा, लद्दाख से पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है, लद्दाख से, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिए, लद्दाख से पश्मीना ऊन मिलता है, क्या मिलता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। सी है, लद्दाख में केवल मुसलमान रहते हैं। डी है, केरल का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। तो अब आप यहाँ पे क्या है, सत्य और असत्य की पहचान करना है। तो देखिए, बड़े ध्यान से सावधानी पूर्वक आप इसको देखें और फिर आपको टिक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप ज़्यादा टाइम लेने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हो, लेकिन मैं बता देता हूं। देखिए, लद्दाख से पश्मीना ऊन मिलता है, बिल्कुल सही है। देखिए, जो क्या था, जो लद्दाख के लोग थे वो एक अलग प्रकार की भेड़ पालते थे जिससे पश्मीना ऊन मिलता था। ठीक है, और पश्मीना ऊन से पश्मीना सालें बनाई जाती थी, सब मैं आपको बताया हूँ डिटेल से। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, दूसरा ऑप्शन है,
एक मिनट, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जो लद्दाख है इसको छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, और लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म कहाँ पर पहुंचा था, तिब्बत पहुंचा था। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ये सत्य है। ठीक है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। अब जो तीसरा है वो क्या है, लद्दाख में केवल मुसलमान रहते हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए जहाँ पे भी केवल आ जाए ना, तो आप वहाँ पे थोड़ा समझदारी से काम कीजिए, सावधानी से काम कीजिएगा। तो लद्दाख में केवल मुसलमान नहीं रहते हैं, मुसलमानों के अलावा वहाँ पे अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं, ठीक है, ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं, वहाँ पे अन्य धर्मों के लोग रहते हैं, केवल मुसलमान नहीं रहते। तो ये जो केवल वर्ड है ना, इसको तो मतलब यहाँ इसकी वजह से क्या हो गया, ये गलत हो गया है। तो केवल यदि किसी भी ऑप्शन में आता है ना, तो उस पर ध्यान दीजिए, समझदारी से काम कीजिए, सावधानी से काम कीजिए। तो देखिए जब आप इस तरीके से क्वेश्चन आंसर करोगे ना, तो आपको किसी भी चीज में भटकने की जरूरत नहीं। आप बढ़िया तरीके से, इसका मतलब आप बढ़िया तरीके से चैप्टर का अध्ययन कर रहे हो। अब देखिए जो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब जो डी है वो क्या है कि केरल का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जो ये केसर सागा ग्रंथ था, ठीक है, ये कहाँ का था, ये तिब्बत का था। कहाँ का था, तिब्बत का। ठीक है, तो ये केरल का नहीं था। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो अब क्या है कि केसर सागा को देखते हुए बहुत सारे बंदे इसको क्या कर देंगे, इसको सत्य समझ लेंगे। ठीक है, जबकि अब पता नहीं है कि केरल सागा ग्रंथ ये तिब्बत का है, सॉरी ये केसर सागा ग्रंथ तिब्बत का है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है केरल, तो ये क्यों लिखा है, ताकि आप मतलब अपने दिमाग को बढ़िया तरीके से और सावधानी पूर्वक यूज करें। ठीक है, ताकि आप सोच विचार और समझदारी के साथ अपने क्वेश्चन का आंसर टिक करें। ठीक है, तो इसका जो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जो ए और बी है ये बिल्कुल सही है, सी और डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी असत्य है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, वो है केरल के बारे में पहचानिए सत्य और असत्य। अभी हमने पहचाना था किसके बारे में, अभी हमने लद्दाख के बारे में पहचाना था। अब केरल के बारे में पहचानिए क्या सत्य है और क्या असत्य है। देखिए केरल केवल समुद्र से घिरा हुआ है, जो ये है। देखिए आपको सत्य और असत्य करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर दें, ठीक है, उसके बाद आप चूज करें और उसके बाद वीडियो को देखें, फिर आप इमेजिन करें या फिर आप देखें कि आप कितना गलत कर रहे हो, कितना सही कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए केरल केवल समुद्र से घिरा हुआ है, तो दोस्तों बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पे जो ये केवल आ रहा है ना, ये केवल, इसको तो गोली मार दो। ये बिल्कुल क्या कर रहा है, ये गलत कर रहा है, क्योंकि जो केरल है वो केवल समुद्र से नहीं घिरा हुआ है, वो पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है। ठीक है, वो किससे घिरा हुआ है, पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है, समुद्र से भी घिरा हुआ है। तो ये जो केवल वर्ड आ रहा है ना, इसने क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे छोटी सी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यान से और समझदारी से काम कीजिए। अब जो ऑप्शन बी है वो क्या है कि संत थॉमस, सॉरी ऑप्शन बी है संत थॉमस के धर्मदूत ईसा मसीह 2000 साल पहले यहाँ आए थे। यानी अब ये क्या कह रहा है कि 2000 साल पहले संत थॉमस के धर्मदूत ईसा मसीह का 2000 साल पहले केरल आए थे। क्या ये सही है, सत्य है या असत्य है? देखिए ये भी क्या है, गलत है, यानी असत्य है। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने एक चेंजिंग क्या है कि जो ईसा मसीह था ना, ईसा मसीह संत थॉमस का धर्मदूत नहीं था, जबकि धर्मदूत कौन था, ईसा मसीह का धर्मदूत था संत थॉमस। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि संत थॉमस के धर्मदूत ईसा मसीह। नहीं भाई, यही तो है। इसी तरीके से तो क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। उसमें क्या है कि आपके जो दिमाग है उसको चेक किया जाता है, उस पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। अब आप ये सब बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हो डिटेल के साथ। अब यहाँ पे उसने क्या चेंजिंग कर दिया है कि संत थॉमस के धर्मदूत ईसा मसीह, जबकि ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, ये क्या था, जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह का धर्मदूत संत थॉमस 2000 साल पहले केरल आया था। यदि ये इस तरीके से लिखा होता तब सही हो जाता। ठीक है, तो अब ये गलत किस लिए है, क्योंकि संत थॉमस का धर्मदूत ईसा मसीह नहीं था, बल्कि ईसा मसीह का धर्मदूत संत थॉमस था। नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सावधानी से आप टिक कीजिएगा। ये क्या है, जो ये है ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब जो सी वाला है ये क्या है, केवल अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे।
देखिए मैं बोल रहा था जहां पे केवल आ जाए ना उसको तो साले को गोली मार दो, क्या कर दो, उसको तो गोली मार दो, क्योंकि केवल या ये जो केवल आ रहा है ना, केवल वर्ड मतलब ये आपको चेक करने के लिए आ रहा है, आपको दिमाग को चेक करने के लिए आ रहा है। भाई अरबी और यहूदी थोड़ी आए थे केरल, भाई ईसाई भी आए थे, ठीक है, बुद्ध भी आए थे, वहां पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग वहां पे आए थे। किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। वहां पे व्यापार किस चीज का था? मसालों का, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब वहां पे क्या थी, ये वहां पे उपलब्ध थे और इनका व्यापार करने के लिए वो कहाँ पे आए थे? केरल आए थे। तो अब केवल अरबी और यहूदी नहीं आए थे भाई, अन्य धर्मों के लोग भी वहां पे आए थे। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ के लोग मछली पकड़ने के लिए चीना चट्टी जाल का प्रयोग करता था। मैं गारंटी ले रहा हूँ 100% इसमें क्या होंगे? गलत होंगे। देखिए आपको समझदारी से काम करना है, सावधानी से काम करना है, सोच विचार करना है। आप जो पढ़े हो उसको बढ़िया तरीके से पढ़िए। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे लिख दिया है कि चीना चट्टी जाल, यहाँ के लोग मछली पकड़ने के लिए चीना चट्टी जाल का प्रयोग करते थे। मैं आशा करता हूं कि 100% लोगों ने क्या किया होगा? ये बिल्कुल सही किया होगा। देखिए ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ये चीना चट्टी है ना, ये चीना चट्टी नाम का जाल नहीं था, ये तो बर्तन के लिए प्रयोग किया जाता था। जो केरल के लोग मछली पकड़कर जिस बर्तन में मछली को भूनते थे उस बर्तन को नाम दिया जाता था चीना चट्टी, ठीक है। अब फिर कौन सा जाल का नाम क्या था? जाल का नाम था चीना वला। क्या था? चीना वला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चीना और वला, ये था जाल का नाम। और जो चीना चट्टी था ये बर्तन के लिए यूज होता था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं कि आपका जो दिमागी विकास है वो बढ़िया तरीके से हो सके, आपको भटकने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विविधता में एकता हमें कैसे दिखाई देती है? 1 मिनट। देखिए विविधता में एकता हमें कैसे दिखाई देती है, मैं बहुत बढ़िया तरीके से ये मैं सब खोल के बताया था ना वहां पे। तो यदि आपने अगर ध्यान से चैप्टर को सुना होगा, समझा होगा, तो आप इसको बढ़िया तरीके से सही करते जा रहे होंगे। यदि आपने ध्यान से नहीं समझा है तो आप कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हो। देखिए जो पहला ऑप्शन है वो है अनेकता में एकता के सिद्धांत में हमको विविधता में एकता दिखाई देती है। दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एकता की परिभाषा में। तीसरा है फूट डालो और राज करो की नीति के समय में। और डी है उपर्युक्त सभी में। अब यहाँ पे इसको बहुत सारे स्टूडेंट है ना वो गलत करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे बताया था। अब उन्होंने ध्यान से तो समझा नहीं था, अब ध्यान से समझा होते तो वो इनको बिल्कुल सही करते थे। अब देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कुछ लोग तो इसको सही कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ स्टूडेंट इसको सही कर रहे होंगे और कुछ स्टूडेंट इसको सही कर रहे होंगे। अब इसको क्यों कर रहे होंगे? देखिए इसको ज़्यादातर सही नहीं कर रहे होंगे क्योंकि इसके बारे में हमने बात ही नहीं की थी वहाँ पे, ठीक है। अब जो ये अनेकता में एकता का सिद्धांत है इसको ज़्यादातर सही कर रहे होंगे, जबकि सही ये तीनों हैं, गलत कोई सा भी नहीं है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अनेकता में एकता की सिद्धांत की हम बात करें तो ये किसने दिया था ये सिद्धांत? ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसकी किताब थी भारत की खोज में। और वहाँ पे जब इसने अनेकता में एकता का सिद्धांत दिया, वो कब दिया? देखिए जब अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के टाइम में जो ये नीति अपनाई थी, इस नीति में भारतीय लोगों ने क्या की थी कि भारत भाई विविधताओं से परिपूर्ण था, और विविधताओं से परिपूर्ण होने के बावजूद भी भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक होकर लड़ाई लड़ी, ठीक है। मतलब अनेक धर्म होने के कारण या फिर विविधता, यहाँ पे आप यूज कर लीजिएगा, विविधता में एकता यहाँ पे हमको दिखाई दी, क्योंकि जब भारतीय लोग अलग अलग विविधता के होते हुए यानी अलग अलग संस्कृति के होते हुए अलग अलग धर्म को मानते हुए भी अंग्रेजों के खिलाफ एक हो गए, ठीक है। तो जो ये इस टाइम का जो समय था, फूट डालो राज करो की नीति के टाइम का जो समय था, उस टाइम भी हमें अनेकता में एकता दिखाई देती थी, विविधता में एकता दिखाई देती थी। अनेकता में एकता के सिद्धांत में भी हमें क्या दिखाई दी? विविधता में एकता दिखाई दी। और पंडित जवाहरलाल द्वारा एकता की परिभाषा में भी हमें विविधता में एकता दिखाई दी, क्योंकि देखिए जो एकता की परिभाषा दी थी ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसके अनुसार क्या थी कि उसने कहा था भारतीय एकता बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है,
बल्कि भारतीय एकता के अंतर्गत अलग अलग प्रथाओं को, अलग अलग मान्यताओं को, अलग अलग विश्वासों को स्वीकार किया गया है। यानी अलग अलग मतलब विविधता को स्वीकार किया गया है, और उस विविधता को स्वीकार करने के बावजूद भारतीय एकता पैदा हुई है, यानी बनी है। तो यहाँ पे जो भारतीय एकता की परिभाषा दी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसमें भी हमको विविधता दिखाई देती है। तो इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भेदभाव के पैदा होने के कारण क्या है। ये मैं आपको बहुत डिटेल से वहां पे बताया था। देखिए भेदभाव के पैदा होने के कारण क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है हमारे लिए यहाँ पे। पहला ऑप्शन है विविधता, पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएं। दूसरा है पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएं। तीसरा है केवल विविधता, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके लिए जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, विविधता, पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएं, ठीक है, और केवल विविधता, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हो गई है कि यहाँ पे हमको क्या करना था, यहाँ पे सत्य और असत्य की पहचान करनी थी। ठीक है, क्या करनी थी, सत्य और असत्य की पहचान करनी थी। तो अब आप इन ऑप्शन में से सत्य और असत्य की पहचान कीजिएगा। ठीक है, कि भाई भेदभाव के पैदा होने के कारण क्या है। देखिए विविधता, पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण भेदभाव पैदा होता है या नहीं होता है। बिल्कुल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य है, यानी बिल्कुल सही है। उसके बाद पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण भेदभाव पैदा होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ये भी सही है, यानी सत्य है। केवल विविधता के कारण भेदभाव पैदा होता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि भाई केवल विविधता के कारण थोड़ी ना हो रहा है भेदभाव पैदा। जो ये केवल आ रहा है ना, इसको तो आग लगा दो, क्योंकि ये आपके दिमाग को विकसित करने के लिए मैं यहाँ पे ये वर्ड दे रहा हूँ कि भाई केवल, अब केवल विविधता के कारण थोड़ी होता है, और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, जैसे कि पूर्वाग्रह हो गया, रूढ़िबद्ध धारणाएं हो गई, और भी बहुत सारे थे, मैंने चैप्टर में आपको बताया था। तो इसलिए जो ये सी है ये हो जाएगा असत्य, यानी गलत। इनमें से कोई नहीं, डी वाला ये भी गलत, यानी इनमें से कोई नहीं, ये क्या है, ये भी गलत है, असत्य है। इनमें से ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अब आज जो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इसको आप बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लोग गलत कर रहे हैं ना, ज़्यादातर जिनका मतलब 50% से नीचे रिजल्ट आ रहा है, खुद को इमेजिन कीजिएगा, तो आप समझिएगा कि आप बढ़िया तरीके से समझ नहीं रहे हैं। या फिर बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो केवल वीडियोस देख रहे हैं, बुक का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो भी आप गलत करेंगे। देखिए भाई, बुक का अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है, तो आप बुक का भी अध्ययन करें, वीडियो को भी देखें, उसके बाद आप इमेजिन कीजिए कि आप कितना गलत कर रहे हो, कितना सही कर रहे हो। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। तो देखिए 8वां क्या है कि दलित शब्द के बारे में पहचान कीजिएगा, सत्य क्या है और असत्य क्या है। देखिए दलित वर्ग के लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में रखा गया है। जो ऑप्शन बी है वो है दलित शब्द का अर्थ है दबाया गया या कुचला गया। अब यहाँ पे समझिएगा कि देखिए, अब यहाँ पे आपको अपने विवेक से काम करना है। देखिए मैं बिल्कुल ऑप्शन उस तरीके से लिया हूँ कि ताकि आपका जो दिमाग है वो विकसित हो सके। अब यहाँ पे मैंने दिया है कि दलित वर्ग के लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखा गया है। अब आप इमेजिन कीजिए, क्या यह सही है? बहुत सारे स्टूडेंट इसको सही कर रहे हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको सही कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ये क्या है? ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि भाई दलित वर्ग के लोगों को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं रखा गया है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत दलित वर्ग के लोगों को नहीं रखा गया है। फिर कौन से वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो वो रखा गया है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति के वर्ग के अंतर्गत रखा गया है दलित वर्ग के लोगों को। तो ये क्या है? ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, ये इसको ज्यादातर लोगों ने ये क्या होगा, ये गलत क्या होगा। ठीक है, उसके बाद दलित शब्द का अर्थ है दबाया गया या कुचला गया, ये बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। देखिए जो मेरा मकसद था वो था कि आप बढ़िया तरीके से सोच विचार कर सके, सावधानी के साथ अपना उत्तर दें। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 9 है। अब देखिए ये चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या है कि सरकार के कार्य कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, नियम बनाना जो ऑप्शन ए है, उसके बाद निर्णय लेना, लागू करना, ये
यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो है उपर्युक्त सभी। तो अब आपको यहाँ पे चूज करना है, तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, डी है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सरकार क्या करती है, नियम भी बनाती है, निर्णय भी लेती है, लागू भी करती है उनको। तो ये सब क्या है, ये सरकार के कार्य हैं और भी बहुत सारे कार्य हैं। तो ये जो क्वेश्चन 9 है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि सरकार के स्तर कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार के स्तर कौन कौन से हैं। देखिए जो पहला ऑप्शन है वो है स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय सरकार, और जो ऑप्शन डी है वो है उपर्युक्त सभी। आप इनके बारे में बढ़िया तरीके से जानते हो, ये बिल्कुल सही है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। ये सब मैं डिटेल्स आपको बताया हूं यदि आपने वीडियो देखी होगी तो। अब उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11वां है वो है महिला मताधिकार आंदोलन के बारे में जानिए या पहचानिए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। अब यहाँ पे देखिए, इसे सफ्रेज मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। महिला मताधिकार आंदोलन के बारे में क्या सही है क्या गलत है। देखिए जो पहला है वो कह रहा है कि इसे सफ्रेज मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है वो कह रहा है केवल महिलाओं ने ही आंदोलन में भाग लिया था। देखिए जो ऑप्शन ए है, इसे सफ्रेज मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए जो महिला मताधिकार आंदोलन था इसको सफ्रेज मूवमेंट के नाम से जाना जाता था और इसमें महिलाओं ने, अब देखिए यहाँ पे देखिए केवल महिलाओं ने ही आंदोलन में भाग लिया था। नहीं भाई, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। भाई महिला मताधिकार आंदोलन में केवल महिलाओं ने ही भाग नहीं लिया था, इसमें पुरुष भी थे। कैसे पुरुष, जो अशिक्षित थे, यानी जिनको वोट का अधिकार नहीं था, जो अनपढ़ थे, वो भी वोट का अधिकार पाने के लिए महिलाओं का साथ दे रहे थे, महिलाओं के साथ आंदोलन में जुटे हुए थे। ठीक है, तो ये जो क्या है कि केवल जो वर्ड आ रहा है ना, ये इसको गोली मार दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, जब ये केवल अगर कहीं पे भी आता है ना, तो वहाँ पे आप सावधानी से काम कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादातर वो गलत होता है, लेकिन मैं मोस्टली नहीं कह सकता, मोस्टली कह रहा हूँ कि ज़्यादातर गलत होता है, फिर भी पक्की मैं वो नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही गलत है भाई। तो आपको यहाँ पे जो केवल वर्ड आता है ना, वहाँ पे सोच विचार और समझ के साथ काम करना होगा। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सरकार के प्रकार कौन कौन से। ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए सरकार के प्रकार कौन कौन से हैं। जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक सरकार और ऑप्शन बी है राजतंत्रीय सरकार। तो अब इनमें से हमको चूज करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिए एक लगता है मेरे को कुछ यहाँ पे ऑप्शन, हाँ ऑप्शन सी है केवल लोकतांत्रिक सरकार, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। अब आपको यहाँ पे चूज करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। तो ये गलत कौन सा हो गया, यानी केवल लोकतांत्रिक सरकार। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल में इसको कर देता हूँ। देखिए लोकतांत्रिक सरकार ये सरकार का प्रकार है या नहीं है, बिल्कुल है। राजतंत्रीय सरकार ये सरकार का प्रकार है या नहीं है, बिल्कुल है। तो ये सब मैं डिटेल से बताया वो आपको सब जानते हो। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं, राजतंत्रीय सरकार किसे कहते हैं, सब डिटेल से मैं बता चुका हूँ आपको चैप्टर के अंतर्गत। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप हमारी वीडियोस देख सकते हो। तो ये जो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने वो ही क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और इन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप इमेजिन कर सकते हो कि आप कितना बढ़िया से अध्ययन कर रहे हो या कौन कौन सी कमियां आप कर रहे हो। यदि आप कमियां कर रहे हो, यदि आपका जो रिजल्ट है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से 50% से नीचे आया है, तो आप समझिएगा कि आप अभी बहुत नीचे हैं, यानी आप अभी सावधानी से काम नहीं कर रहे हैं, समझदारी से काम नहीं कर रहे हैं। तो आप फिर से वीडियोज़ को देखें और उनमें देखिए कि मैं क्या क्या मैंने इंडिकेट किया है, जो मैं बढ़िया तरीके से वहाँ पे इंडिकेट किया हूँ ना, वो तो आप नोट कर लें, क्योंकि मैं उन्हीं पर बहुत ज़्यादा बोलता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, वरना जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन पे मैं इतना खास नहीं बोलता हूँ। जहाँ पे मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ जिस वर्ड पर, उसको आप नोट कर लीजिएगा। कि दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, और इससे आपने खुद को भी जाना होगा कि आप कितना बढ़िया तरीके से अध्ययन कर रहे हो या कितना बढ़िया तरीके से आप नहीं कर रहे हो, कौन कौन सी कमी आप कर रहे हो। यदि आप कमियाँ कर रहे हो तो अपनी कमियों को जल्दी से सुधारिए और बुक का अध्ययन जरूर करें। केवल वीडियो को देखने से ही आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व नहीं कर सकते, बुक का अध्ययन करना भी जरूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।